इन जून 2025 यू सी अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर आपको कुछ प्लेस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स. इफ यू लुक क्लोजली यू विल बी एबल टू सी कि ये सभी प्लेस जैकोबियन एंड कैरोलिन एरा को बिलोंग करते हैं. आइए हम इन्हें मैच करते हैं. ऑन नंबर 1 वी हैव सिंथियास ट्रेवल कॉमिक satirical play by our very famous Ben Jonson, who is known for his humors. Then we have The Mead's Tragedy, a tragic work portraying personal betrayal, is a famous co-written work by Beaumont and Fletcher. Then we have Woman Beware Woman, a dark tragedy, we would say a dark domestic tragedy, I would say, written by your Thomas Middleton. And lastly, we have a very festive kind of celebratory comic work, The Shoemaker's Holiday by Thomas Dekker. तो आपका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. जून 2025 में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके थ्रू ये क्वेश्चन बनाने वाला आपकी सारी नॉलेज को इसी से ही टेस्ट कर लेने वाला है. ऑप्शन नंबर ए, Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales, Troilus and Cressida and Legend of Good Woman. बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही इनको बिलोंग करते हैं. करेक्ट. John Milton wrote The Mask of Comus, Astrophel and Stella and Paradise Lost. भाई यहाँ तक तो ठीक था. Astrophel and Stella इनका वर्क तो नहीं है. It is a sonnet sequence of 108 sonnets by Philip Sidney. तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. S.T. Coleridge composed Rhyme of Ancient Mariner, Christabel and the Curse of Kehama. भाई ये भी गलत हो जाएगा. एंशियंट मैरिनर और क्रिस्टबेल तक तो ठीक था, पर द कर्स ऑफ किहामा बिलोंग्स टू अनदर रोमांटिक पोएट जिनका नाम है रॉबर्ट साउदी, तो ये भी गलत हो गया. शेक्सपियर रोट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रेप ऑफ ल्यूक्रीस एंड ट्रोइलस एंड क्रिसेडा. भाई ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ए एंड डी अभी तक हमें सही आंसर मिल चुके हैं. Alexander Pope's works include Dunciad, The Rape of the Lock and The Epistle. Now ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. You must be aware कि आपके अलेक्जेंडर पोप कई सारे एपिसल्स लिखा करते थे, मतलब कि वर्स फॉर्म ऑफ लेटर, जिसमें उन्होंने सिर्फ एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बत नॉट ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे एपिसल्स लिखे हैं बाय द नेम आई गेस epistles to several persons and epistle to a good woman, something like that. तो आप सर्च करिएगा, इन्होंने काफी सारे एपिसल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन. इसको देखते ही आई फील सो सॉरी फॉर माय स्टूडेंट्स वे यू हैव बीन गिवन सर्टेन लाइंस फ्रॉम all over the plays and the poems and you have to match them with their respective authors. आइए हम लोग देखते हैं कि how many are we able to at least recognize. One day I wrote her name upon the strand but came the waves and washed it away. Now this is a very popular sonnet number 75 of your Edmund Spenser's Amoretti that published in 1595, जब वो अपनी करंट फियोन्से एलिजाबेथ बॉयल को कोट कर रहे थे, जो उनकी फ्यूचर वाइफ होती हैं, एंड ही राइट्स दिस नेम. ही हैज रिटन मेनी सोनेट्स फॉर हर, सच अ लवर. तो ये मैच करेगा ए से 4 को. नाउ ए से 4 को वी कैन सी कि यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है. चलो 2 और 4 को हम लोग रखते हैं. Under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet's bird note. Now this is a line that belongs to William Shakespeare, as you like it, and ये आपका बी का सेकंड हो जाएगा. तो आई गेस सेकंड विल बी द ऑप्शन. द कर्फ्यू टोल्स द knell ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली. नाउ दिस इज अ वेरी फेमस लाइन. आई एम श्योर सभी को पता होगी कि इट बिलोंग्स टू थॉमस ग्रेस एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड. दिस इज वेरी फेमस, हम लोग ने स्कूल टाइम से पढ़ रखी है. रिमेंबर हाउ वी पिक्ड द डैफोडिल्स, नोबडी एल्स रिमेंबर्स बट आई रिमेंबर. नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी लाइक कि डैफोडिल्स है तो विल आपके वर्ड्सवर्थ होने चाहिए, पर वर्ड्सवर्थ यहाँ पे नहीं है. डैफोडिल्स नाम की एक पोएम लिखी थी टेड ह्यूज ने फॉर हिज लेट वाइफ सिल्विया प्लैथ. अपनी लाइफ के बहुत एंड में जाके बर्थडे लेटर्स नाम के कलेक्शन में इन्होंने ये पोएम पब्लिश की थी, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. टेड ह्यूज की डिफरेंट पोएम सब लोग पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज में, बट डैफोडिल्स इज समथिंग ओवरलुक्ड. तो ये इसको बिलोंग करेगा, एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बिकम योर करेक्ट आंसर.
जून 2025 में आपसे एक मिक्स्ड सेक्शन क्वेश्चन पूछा गया है. यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेक्शंस ओवर हेयर. आपको लिटरेरी टर्म्स भी देखने को मिल जाएंगे. यू आर गोइंग टू सी कि एंग्लो सैक्सन एज से भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड देन कॉमन क्वेश्चंस एज वेल. तो आइए वन बाय वन हम इन्हें जज करते हैं. A mixed metaphor conjoins two or more obviously diverse metaphorical vehicles. Now, metaphor हर एक literature के student को पता है is the comparison between two unlike things, ideas or objects. मिक्स्ड मेटाफर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक थोड़ा हायर वर्जन है, वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, बट उनकी इमेजरी इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग होती है कि द इमेजरी ऑलमोस्ट लुक्स एम्बिगुअस. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि एम्बिगुअस थिंग्स काफी ज्यादा डाइवर्स दिखाई देती है. दिस इज ट्रू. In metonymy, a part of something is used to signify the whole. Now, this particular statement judges कि आपको आपके लिटरेरी डिवाइसेस की समझ कितनी ज्यादा अच्छी है. अब ये पूरा स्टेटमेंट सिनेडोची नाम के लिटरेरी डिवाइस पर फिट बैठता है, वेयर आई कुड से कि देयर आर 20 हेड्स सिटिंग इन द रूम. तो अ पार्ट इज सिग्निफाइंग द होल. अब जाहिर सी बात है कि 20 खोपड़ियां तो नहीं बैठी हैं, देयर आर 20 पीपल सिटिंग, तो उनके एक पार्ट को मैंने डिनोट कर दिया जिसको हम सिनेडोची कहते हैं एंड नॉट मेटोनिमी. पॉइंट नंबर सी. To scan a passage of verse is to go through it line by line to analyze its content, theme and diction. ये वाला statement बिल्कुल आपका गलत है, because there is a technique by the name scansion जो एक particular verse या poetry के अंदर उसके poetic devices and उसके metaphorical devices, the structure and everything देखने का काम करता है and not content and theme. तो ये वाला भी statement गलत हो जाएगा. D. The term kenning denotes to the recurrent use in the poems written in Old Germanic language of a descriptive phrase in place of an ordinary name for something. ये option आपका बिल्कुल सही है. When you read Anglo-Saxon age तो आपको पता लगता है कि Old English में ये टेक्निक मानी जाती थी कि you used a lot of kennings and compounding words. कि अगर मुझे बोलना है simply अपने पोएट्री में sea लिखना है, समुद्र लिखना है, तो मैं उसको लिखूंगी whale road. जबरदस्ती एक वर्ड को मेटाफोरिकली मैंने क्या किया, कंपाउंड कर दिया. ऑर्डिनरी नेम का नाम मैंने डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से दिया, तो ये बिल्कुल सही होगा. ए एंड डी अभी तक सही हैं. Figurative language is often divided into tropes and schemes. Now this is also a correct statement and आपका जो correct answer बन जाएगा A, D and E. January 2025 में you see a chronology based question. The more we hate it, the more we get it. You have to arrange all the important works of this important writer, Francis Bacon, known as the father of empiricism and modern science. He has written a handful of empirical works along with his philosophical ideas and philosophical essays. इन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है. Your correct answer is A, C, E, B, D. आइए थोड़ा उसकी डेट को भी देख लेते हैं. Advancement of Learning was published in 1605. Then you see Novum Organum जो कि 1620 में पब्लिश हुआ था. Then we see his History of Henry VII in 1622 and we have De Augmentis Scientiarum in 1623 and lastly we are able to see the New Atlantis published in 1626 which was published posthumously. तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जिन एंड एसेइस्ट. इनके एसेज की काफी लाइंस भी पूछी जाती हैं, तो मेक श्योर यू प्रिपेयर्ड वेल फ्रॉम हिम. In January 2025, you have been asked this question: which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1617? Now, we all know John Donne is known as the central figure of metaphysical poetry. He has written many poems which shows his unimaginable use of conceits, but he also used to write a lot of love poems and meditative songs, religious poetry, and also elegies, out of which Sonnet 17, Holy Sonnet 17, has been written personally on the grief and on the contemplation of the death of his wife. Now, many students might get confused कि death be not proud will be the answer because elegy and death वगैरह थोड़ा सा मैच करता है कि you lament upon the death of someone. But इस केस में death be not proud इनकी एक ऐसी sonnet, एक ऐसी इनकी poetry है जहां पर death को ही address किया गया है as
personified as a person. So holy sonnet is the correct answer of this particular question. In August 2024, you have been given some line and you have to find out कि ये कौन से essayist की lines हैं. Identify the name of the essayist who made the following assertion. If a man will begin with certainties, he shall end in doubts. But if we will be content to begin with doubts, he shall end in certainties. Now, apart from who has written it, this is a beautiful word of wisdom. It is written by the greatest essayist of all time, Sir Francis Bacon, who has written a handful of philosophical essays जिसके अंदर इन्होंने इतनी beautiful and words of wisdom दिए हुए हैं. In this particular line, he is telling that when you are in a particular journey or you are in a pursuit of any knowledge, you all know he was an empiricist. He used to do a lot of experiment in his small place that led to his death. So when he was pursuing or inventing something, of course not inventing, and किसी भी चीज की खोज में ये होते थे, he gives a word of wisdom telling कि when you are on a journey, you do not have to be certain at the very starting कि this is the result I am aiming for and this is something that I will be getting. You are going to end up in doubt. ऑल ही सजेस्ट इज कि आपको डाउट्स को एंड स्केप्टिसिज्म को embrace करना है, एंड देन इन द एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी अ ब्यूटिफुल सर्टेन एंडिंग एंड whatever you are looking for. This is a beautiful line Sir Francis Bacon ने दी है. For our net preparation also, we start with so many certainties कि पेपर ऐसे ही क्लियर होना चाहिए, इतने ही मार्क्स आने चाहिए, and God knows what, you end up in doubt. But if you start embracing everything one at a step कि ऐसे होगा, not controlling everything, you are definitely going to end up in a certain future and certain success. In September 2024, you have been asked this very straightforward question which says, Lycidas is an example of which of the following? You all are aware that Lycidas falls under the category of pastoral elegy. It was written by John Milton on the death of his friend Edward King, and आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए पैस्टरल एलिजी. पर यहाँ पे व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस यू विल बी लाइक कि यहाँ पर एपिक क्यों लिखा हुआ है. इट शुड बी स्ट्रेट अवे अ पैस्टरल एलिजी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये जो एग्जाम है वो आपका टाइम कंज्यूम करता है, वो आपके दिमाग को थोड़ा सा चलाने के लिए या आपके टाइम को खराब करने के लिए ऐसी चीजें लिखा करता है ताकि आप एक सिंपल से क्वेश्चन पर भी दिमाग लगाएं कि व्हाई द हेल यहाँ पर एपिक लिखा हुआ है. बट इफ यू लुक क्लोजली या फिर आप इस पोएट्री को जाके देखेंगे, ऑफ कोर्स सभी ने पढ़ी होती है, तो यू आर गोइंग टू सी कि ऑफ कोर्स यहाँ पे शेफर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि जैसा पैस्टोरल एलिजी का टेक्निक होता है. देन आपको आइडियलाइज्ड कंट्री साइड देखने को मिल जाएगा, एलेगोरिकल इमेजेस देखने को मिल जाएगी. एपिक बट यहाँ पर कैसे आता है? सो एपिक में जिस तरीके से हम लोग लॉफ्टी थीम्स का यूज करते हैं लिसिडस के अंदर, यू विल बी एबल टू सी कि डिवाइन जस्टिस, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया गया है, एड्रेस किया गया है करप्शन इन चर्च को. सो दीज आर द टॉपिक्स जो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं. तो लेट देम से दिस एपिक बट दिस एक्चुअली फॉल्स इन पैस्टोरल एलिजी. Look at this question from August 2024, which is a multiple selection question about Chaucer's Canterbury Tales. It is a very important work. I hope आप सबने उसको डिटेल में पढ़ा है. You have to find the statements that are true. Let us see. The general prologue describes the meeting of 29 pilgrims in Tabard Inn. Now, this is a fact-based information and it is absolutely correct. We see 29 pilgrims coming to a particular Tabard Inn, which is a kind of hotel, restaurant, whatever, जिसमें आपका narrator add हो जाता है and it comes down to total of 30 pilgrims that goes to the pilgrimage. Correct. The Parson's Tale is the introductory tale that deals with 7 virtues. Now, this is a false statement because introductory virtue आपकी start होती है Knight की tale से and Parson की जो tale है वो आपको काफी end में देखने को मिलती है. So, this is factually wrong. Then,
Option number C, the Canterbury Tales is written in prose and verse in various meters. Now this is a quite a detailed information and it is also true कि आपकी Canterbury Tales में जितनी भी tales आपको around 24 देखने को मिलती है उसमें से सारी verse form में नहीं लिखी हुई हैं. Many of them are in verse form but some of them are also in prose and verse में भी इन्होंने various meters को explore किया है. The primary meter that you are going to see is iambic pentameter, but some of the tales को इन्होंने राइम रॉयल में भी लिखा हुआ है which tells you कि काफी सारे इन्होंने verse forms and meters use किए हुए हैं. Then only 23 pilgrims tell stories and there are only 24 stories told all together. अब ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है. चौसर इंटेंडेड कि वो आपके 120 टेल्स हम लोगों को देंगे बट ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क एंड टिल टुडे वी हैव 24 टोटल टेल्स. तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है. द प्रायरस टेल टेल्स अबाउट द मर्डर ऑफ अ मदर बाय अ चाइल्ड. अब ये जो स्टेटमेंट है ना आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिकम्स अ रिपीटेड क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स जहां पर प्रायरस की टेल आपको पता होनी चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम कि ये जो स्टोरी इनकी जो स्टोरी है जो टेल है इट इज नॉट अबाउट मदर मर्डरिंग अ चाइल्ड बट अ क्रिश्चियन चाइल्ड बीइंग मर्डर्ड बाय द ज्यूज. तो ये स्टोरी है एंड एज पर दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स बन जाएंगे ए सी एंड डी. In June 2024, you have been asked one of the most asked questions in chronological order, जहां पर आपको कोई भी एक major writer दिया जाता है and you are expected to have learned all the major works along with their dates. तो इसका correct chronology होगी जहां पर आपका सबसे पहले आएगा Allegro नंबर 1, देन यू आर गोइंग टू सी कोमस जो इसके बाद आएगा, देन ऑन नंबर 3 you see Lycidas. On number 4 you see Paradise Lost and on number 5 you see Paradise Regained. You have to comment me down इन सभी की dates ताकि आपको अच्छे से याद हो, ऐसा कोई question repeat हो तो you do not miss out on the dates and chronology. जून 2024 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है विच आई पर्सनली हेट सो मच एंड आई डू नॉट नो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे या फिर ऑफ कोर्स जिनकी रोट लर्निंग अच्छी होगी वो अच्छे से इन क्वेश्चंस को निकाल पाते होंगे. बट आई पर्सनली बिलीव कि दीज क्वेश्चंस जहाँ पर आपसे ऑर्डर ऑफ बर्थ पूछा गया है, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर अ पार्ट ऑफ, कि आप कुछ राइटर्स के बर्थ डेट को याद करना एक्सपेक्ट करते हो एक स्टूडेंट से एंड देन उनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है आपको. सो योर करेक्ट आंसर इज सी ई बी डी ए. कम लेट्स सी कि कौन पहले आया कौन बाद में आया. जॉन डन 1572 to 1631. We have Thomas Carew 1595, Milton in 1608, Richard Lovelace 1617 and Andrew Marvell in 1621. Please offend mat hona as question से related whatever I said. I just don't see any यूज ऑफ दीज क्वेश्चंस की किसी भी बच्चे या कैंडिडेट की कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस टेस्ट करने का ये कौन सा तरीका है. In August 2024, you have been asked a question जो शो करता है कि हमें मेजर राइटर्स की बायोग्राफी डिटेल में जाके पढ़नी चाहिए. Who among the following was known as the Lady of Christ during his college days at Cambridge? Oh my God! आपके किसी एक राइटर को कॉलेज डेज में ये टाइटल दिया गया है एंड ये आपसे पूछा है कि ये कौन से राइटर हैं. जॉन मिल्टन वेंट एंड स्टडीड इन क्राइस्ट कॉलेज एंड सम ऑफ हिज फेलो students gave him this particular nickname not as an honorary degree but as a teasing name. जैसे कैसे कॉलेज में आपको टीज किया जाता है ओनली बिकॉज मिल्टन एक बहुत ही सुंदर डेलिकेट एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन पर्सन थे एंड ही वॉज ऑल्सो मॉरली वेरी स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन एंड स्टूडियस पर्सनैलिटी थे एंड ही डिड नॉट indulge in the rowdy behavior of the college students and what was expected of a male at that point of time कि ऐसा होना चाहिए rough and masculine.
ही वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड वाइट लुकिंग पर्सन, एंड दैट इज वाई उन्होंने ये टीजिंग एपिथेट उनको दिया हुआ है. In June 2023, you have been asked to identify the plays of Ben Jonson. Now, Ben Jonson, you all are aware, stands tall alongside Shakespeare. He is a revered figure when it comes to Elizabethan and Jacobean plays and drama. He used to write a lot of comedies and satires as his main magnum opus works. इसमें से we are able to see the devil is an ass and the staple of news as his works. Now these two works are we would say not quite important, but still title और base पे आपको पता होने चाहिए, because Ben Jonson के works आपको पता ही होने चाहिए. There is no escape to that. A devil is an ass is a we could say comic satirical play on the traditional morality, जहाँ पर पग नाम के एक minor डेविल की कहानी को बताया गया है, हाउ ही कम्स इनटू द सिटी एंड करप्ट्स पीपल. एंड द स्टेपल ऑफ न्यूज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स दैट क्रिटिक्स जर्नलिज्म. तो जरूर से आप चाहें तो इसके बारे में सर्च करिए. दीज टू आर द वर्क्स दैट बिलोंग्स टू बेन जॉनसन. June 2023 में you have been asked a very easy and fact-based question. Spencer's The Shepherd's Calendar, published in 1579, was dedicated to. Now this is a work बोला जाता है एडमंड स्पेंसर का वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क, जो कि एक एलिजाबेथन पैस्टरल पोएट्री की बिगिनिंग की मतलब शुरुआत करते हैं ये इस पर्टिकुलर वर्क से. इट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्लोग्स जो जनवरी से आपके दिसंबर तक जाती हैं, डिस्क्राइबिंग मेनी मूड्स एंड सीजन. दिस पर्टिकुलर वर्क वाज डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी. नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि उन्होंने टाइटल पेज में जाके सिडनी का एग्जैक्टली नाम नहीं लिख दिया था, but he wrote a phrase to the most excellent orator and poet, and immediately the Elizabethan people knew that he is of course Sir Philip Sidney, because at that point of time Sidney was such a revered figure, the Renaissance gentleman, the good poet, the इनका जो getup था was also perfect as per the Renaissance personality. So this work was dedicated to Sir Philip Sidney. March 2023 में you see one of the most repeated questions from Ben Jonson. I have lost count ये question कितनी बार across literature paper पूछा गया है. So you must have this in your fingertips. A blood will match to your sanguine, जो कि शो करता है एक बहुत ही cheerful and lively personality को. Yellow bile matches with choleric, जो कि एक energetic and leader like personality को शो करता है. Flame matches with your phlegmatic temperament, which is a very calm kind of personality, जो बहुत ही शांत होते हैं. Then lastly we have black bile, जो कि मैच करेगा आपके melancholy से, for people who are very sad and thoughtful and वो अपनी एक सोच में रहते हैं. Your correct answer will be this option number second. You all must have a proper knowledge of these 4 humors and the 4 temperament that was given by Ben Jonson. December 2023 में you have been asked one of the most hated question of literature students, which is indicate the correct chronological order of the following literary works. तो आइए इसे chronology में लगाते हैं. सबसे पहले you can see Beowulf. This is one of the oldest epic poems written in Old English, that is the Anglo-Saxon age. तो ये आपका 8th century to 11th century के बीच में आता है. इसकी डेट हमें नहीं पता है. दिस वाज एन अनोनिमस वर्क, तो ये इसकी कंपोजिशन डेट मानी जाती है. नेक्स्ट वी हैव समा थियोलॉजिका, जो कि अर्ली 13th सेंचुरी का वर्क माना जाता है. इसके बाद वी सी डिवाइन कॉमेडिया, विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डिवाइन कॉमेडी बाय दांते एलिग्री, जो आपको अर्ली 14th सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा. एंड देन वी हैव द इनफेमस वर्क ऑफ चॉसर, विच इज कैंटरबरी टेल्स, जो आपका लेट वी कुड से लेट 14th सेंचुरी में कंपोज किया गया था एंड हमारे सामने आता है. लास्टली वी सी ले मोटे दी अर्थर, जो कि डेट सबको पता है 1485 में पब्लिश होती है. एंड इसी के साथ हमें मिल जाता है हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड.
July 2018 में you have been asked this question. During the reign of Norman kings, it was fashionable to speak in dash in upper class circles in England. Now I have already told you कि Anglo-Norman age में ट्राइलिंगुअलिज्म को फॉलो किया जाता था, जहां पर लेटिन was the भाषा of your church and the scholars. French was the language used by the nobility, the courtly people जो आपसे ऊपर हैं, sophisticated हैं. And then lastly, Old English was the language that was spoken by the commoners, vernacular language में ये लोग बात किया करते थे. तो उस टाइम पे ट्राइलिंगुअलिज्म को फॉलो किया जाता था. इस केस में आपसे अपर क्लास सर्कल्स की भाषा पूछी गई है, which is no doubt French, because French was the language. Old Anglo-Norman French was brought by the ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. जब ये एंग्लो नॉर्मन एज आपकी स्टार्ट हो जाती है तो दे यूज टू स्पीक इन फ्रेंच. जितने भी नोबल पीपल होते थे, कोर्टली पीपल होते थे, दे यूज टू टॉक इन दिस लैंग्वेज. जुलाई 2016 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है. भले ही ये क्वेश्चन पुराना है पर बहुत काम का क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड मेनी वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम टू लैंग्वेजेस. नाउ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि किसी भी एक लैंड के ऊपर जब दूसरे सेटलर्स आ जाते हैं, इन्वेडर्स आ जाते हैं एंड वहां पे सेटल कर लेते हैं अपने आप को, अपना किंगडम जमा लेते हैं, तो दे जस्ट डू नॉट कम बाय देमसेल्व्स. वो अपना लैंग्वेज, वो अपना कस्टम, अपने रिचुअल्स एंड अपने बिलीव्स एंड रिलीजन को सब कुछ साथ में लेके आते हैं. क्योंकि हम लोग ने ओल्ड इंग्लिश को देखा है, हम लोग ने मिडिल इंग्लिश को देखा है, तो बाय द मिडिल इंग्लिश पूछा गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स हमारी कॉमन भाषा में इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे या आ गए थे. और करेक्ट आंसर इज लेटिन एंड फ्रेंच. लेटिन, इफ यू रिमेंबर, रोमन्स जब आए थे ब्रिटॉन्स के ऊपर रूल करने, तो वो लेटिन भाषा को लेके आए थे, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ योर चर्च एंड द स्कॉलर्स. इसमें बाइबल वगैरह लिखी जाती थी. देन आपके एंग्लो नॉर्मन एज में व्हेन द पीपल फ्रॉम नॉर्मैंडी केम, द एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, तो वो फ्रेंच भाषा लेके आते हैं, विच बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द नोबिलिटी एंड द सोफिस्टिकेटेड पीपल. तो इन दोनों भाषा से काफी सारे वर्ड्स आपको आपकी मिडिल इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, which makes second and third as your correct answer. October 2022 में you have been asked a purely fact-based question. Who is the author of the poem House of Fame? Now, apart from Canterbury Tales, you must be aware of many other works by Geoffrey Chaucer, जो कि है House of Fame. It is a dream vision work written by him, I guess after the Book of Duchess. तो this is a titular base पे आप इसको याद कर सकते हैं. थोड़ी बहुत इसकी summary निकाल के देख सकते हैं. This work belongs to your Geoffrey Chaucer. July 2018 में you have been asked a question from British literature. Which of the following was not a dialect of Old English? Now जब भी हम लोग Anglo-Saxon age को पढ़ते हैं तो we come to know कि इस point of time पे heptarchy को follow किया जा रहा था. We saw 7 kingdoms and that is why we call this system of kingdoms of ruling as heptarchy. We saw Northumbrian, we saw Mercian, we saw Kentish. Then हम लोग ने East Anglia को देखा. We saw Essex, we saw Wessex and we saw Sussex. तो ये आपके 7 जो किंगडम्स हैं जो हेप्टार्की को फॉर्म करते हैं वो बन जाते थे. आयरिश वॉज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ इट एंड हेंस ये एक डायलेक्ट नहीं निकल के आता है ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश टाइम्स. December 2018 में you have been asked a very easy question. I am sure ये सभी बच्चे बना लेंगे. One of the most flexible meters is a 5-foot line. It was introduced by Geoffrey Chaucer in 14th century and has since then become the commonest of meters in English poetry. सभी को पता है it is iambic pentameter, a 10-syllable lines जिसका unstressed and stressed pattern चलता है. It is a very famous line. आपके चौसर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कैंटरबरी टेल्स में एंड इन मेनी अदर वर्क्स एज वेल, जहां पर ये कपलेट्स में इस राइमिंग लाइंस को लेकर आते हैं, दिस मीटर को लेकर आते हैं एंड आगे जाके इट इज सिडनी, इट इज our Shakespeare, Milton and many more great writers iambic pentameter को अपने works के लिए use करते हैं. So please remember this.
December 2018 में you have been asked this completely fact-based question. I hope ये सभी बच्चों को पता होगा. The Norman Conquest was a significant landmark in English history. What French did Normans speak and what was it known as? जब भी आप ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश को पढ़ेंगे तो काफी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. एंग्लो सैक्सन की एरा को खत्म करते हुए जब एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है with the Duke of Normandy, that is William, attacking Anglo-Saxons and winning over the land, Anglo-Norman age आपकी start हो जाती है. These Normans were people जो कि आपके फ्रेंच के नदर्न एरिया से आते हैं जिसका नाम है नॉर्मैंडी. They used to speak in Norman French जो कि आपकी फ्रेंच का एक ओल्ड फ्रेंच का एक डायलेक्ट माना जाता है जिसे हम एंग्लो नॉर्मन कहते हैं. Theirs was certainly not the standard French. ये लोग स्टैंडर्ड फ्रेंच नहीं बोलते थे, बाकी एक ऐसा डायलेक्ट बोलते थे जो कि ओल्ड फ्रेंच को बिलोंग करता है जिसे हम लोग नॉर्मन फ्रेंच कहते हैं. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. December 2019 में you see a repeated question from Chaucer's Canterbury Tales. There are a group of टेल्स जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. आपने सारा कैंटरबरी टेल्स नहीं भी पढ़ा है तो भी चलेगा, बट अ ग्रुप ऑफ टेल्स आपको जरूर से पता होनी चाहिए, ऑफ विच दिस इज वन ऑफ देम. Which of the following tales in Chaucer's Canterbury Tales deals with the murder of a child by the Jews? तो ये एक फेमस टेल है ऑफ द प्रायरस जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट की गई है विद द सेम क्वेश्चन या फिर डिफरेंट तरीके से इसको फ्रेम किया गया है. मेक श्योर कि आप प्रायरस की टेल, देन आपके मॉन्क की टेल, आपके नाइट की टेल, देन आपके वाइफ ऑफ बाथ की टेल, इन सब की इंपॉर्टेंट टेल्स को अच्छे से पढ़ लें. जुलाई 2016 में आपसे बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है. एवरी सिंगल स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर दिस. व्हाट थ्री जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटॉन्स इन द 5th century AD, bringing with them the roots of modern English? Your correct answer is Jutes, Angles and Saxons. यूजुअली हम लोग इसे एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स बोलते हैं, बट इसकी क्रोनोलॉजी से कोई भी मतलब नहीं है. आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट द ब्रिटॉन्स, these particular Germanic tribes were called, they came as protectors and then they became the conqueror of that particular land and they settled in that particular area, giving rise to heptarchy in that England. So you have to remember that Anglo-Saxons and Jutes were the three Germanic tribes that came to that land. December 2018 में you have been asked a fact-based question from British literature. The N endings to denote plural nouns in oxen, children and brethren has survived from. Your correct answer is Old English practice of making plural nouns. Now when you study Anglo-Saxon age, उसमें आप ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के जब लिंग्विस्टिक्स सिस्टम एंड लैंग्वेज को पढ़ते हो तो यू कम टू नो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा प्लूरल एंडिंग्स ऑफ en को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम लोग आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश में किसी भी वर्ड को प्लूरल करने के लिए s, es या फिर ies का इस्तेमाल करते हैं. पहले ओल्ड इंग्लिश जो था वो en प्लूरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था. सो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर.